सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय थोड़ा अलग है। कोरोना पर लगातार बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इजराइल के संदर्भ में। इजराइल फिलिस्तीन, मर्ज पुराना दर्द नया, जिसका संदर्भ इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग और जंग के पीछे की वजह से है। घोषित तौर पर युद्ध नहीं है, लेकिन हालात युद्ध से कमतर भी नहीं है। इस विवाद का संबंध कोई तुरंत का नहीं है, तकरीबन 73 साल पुराना है। लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच इस संघर्ष की शुरुआत जो हुई है वो 9 मई 2021 को तब हुई जब रविवार को इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम, जो राजधानी है इजराइल की, वहां से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को हटाने का आदेश जारी किया। आदेश में इजराइल के गठन से पहले 1948 में यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आने वाले घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन करते हुए इजराइल में स्थित शेख जर्रा नामक जगह में रहने वाले 70 फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाने लगा। लेकिन फिलिस्तीनी कोर्ट के इस आदेश से नाखुश थे। उन्होंने इसके विरोध में इजराइल में जगह जगह पर आंदोलन किए। शुक्रवार के मौके पर यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में भारी तादाद में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम इकट्ठे हुए। नमाज के बाद मौजूद मुस्लिम्स ने शेख जर्रा को खाली करने के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में यह शांतिपूर्वक किया जा रहा प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। और इसके बाद से जो सिलसिला चल रहा है वो दोनों तरफ से चल रही गोलाबारी, रॉकेटों के हमले के रूप में देखने को आ रहा है। पूरी दुनिया के अंतर्गत इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। पूरी दुनिया के संदर्भ में संवाद किया जा रहा है। इस दौरान तमाम नेता अपने अपने स्तर पर मामले को बढ़ाने के लिए या रोकने के लिए दोनों दृष्टियों से ही सक्रिय हैं। भारत के संदर्भ में यह घटनाक्रम खासा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस समय पर इजराइल अस्तित्व में आया था, भारत की विदेश नीति के अंतर्गत इसका समर्थन नहीं किया गया था। भारत की प्रारंभिक तौर पर मान्यता यह थी कि फिलिस्तीन अरबी लोगों का ही है, लेकिन बदलती परिस्थितियों के साथ पिछले 2 दशक में भारत के संबंध इजराइल के साथ कहीं ज्यादा मधुर हुए हैं। लिहाजा मौजूदा घटनाक्रम भारत की दृष्टि से भी खासा अहम है। आज हम इस पूरे संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल और तमाम अरब देशों के बीच में जो लगातार सत्ता संघर्ष चलता रहा है उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनके माध्यम से इस चर्चा के साथ समझने की कोशिश करेंगे अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इस अहम मसले पर हम चर्चा करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र युद्ध के संदर्भ में एक अलग दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि हर शांति का इच्छुक युद्ध के लिए तैयार है। VJTS के द्वारा यह विचार दिया गया था। इसके अंतर्गत यह बताया गया था कि अगर आप शांति के तलबगार हैं तो तय है कि आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार शांति तभी कायम हो पाती है जब युद्ध के माध्यम से उसे इस अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने उन मेहमानों साहब का परिचय कराते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अशोक सज्जनहार साहब हैं, जो देश के जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं, पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हैं, जो रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत एक अलग पहचान रखते हैं। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर भारत में बात आती है तो एक नाम सहजता से जहन में उभर आता है, वो नाम होता है वेद प्रताप वैदिक जी का। वह भी हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत लेकिन मैं अशोक सज्जनहार साहब आपसे करना चाहूंगा। जिस समय पे कोरोना को लेकर पूरी दुनिया एक अलग ही परेशानी के दौर से गुजर रही है, और चाहे बात करें फिलिस्तीन की, चाहे बात करें इजराइल की, और चाहे बात करें अरब देशों की, वह भी इससे अछूते नहीं है। वहां पर भी ये संक्रमण इतना पैर पसारे हुए है। ऐसी महामारी के दौर में ये बमबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, थोड़ा आपसे दृष्टि मिले कि क्या कुछ अचानक ऐसा जरूरी हो गया कि इन दोनों को, जो पिछले कुछ समय से शांति चल रही थी, उसे अशांति में तब्दील करना इतना जरूरी लग गया? देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसको 2 उसमें पहलुओं में देखूंगा जी। एक तो है, आपने पूरी दुनिया में कहा है जो ये महामारी का प्रकोप चल रहा है जी, और ये ठीक बात है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस हालात का, इस माहौल का फायदा उठाया है। जी। हमें अपना ही मालूम है, चीन ने वहां पर उन्होंने सोचा जो भाई भारत इसमें बिल्कुल लिप्त है कोरोना के उसमें, तो यहां पर ये हमारे लिए अच्छा मौका है जिसे कहा जाए जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, जो भारत के वहां पर जाकर कुछ ये जगह भी हथिया लेते हैं और कुछ हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एडवांस हो जाएगा, डेप्सांग में चले जाएंगे, बिल्कुल उधर
डीबीओ के पास चले जाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरा आपने देखा है उसी क्षेत्र में आर्मीनिया और अजरबैजान ने भी सोचा कि अच्छा मौका है इसमें हम कर लें, परंतु ये वाला जो अब हो रहा है मेरे विचार से ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल ही मैं समझता हूं अप्रत्याशित था। क्योंकि शुरुआत तो हुई जैसे कि आपने बताया वहां पर रविवार को ऐसा, और रमजान के महीने में वैसे ही थोड़ी टेंशन चल रही थी वहां पर। पैलेस्टीनियन जो उधर वेस्ट बैंक में है, ईस्ट जेरूसलम में है वगैरह, और थोड़ा वहां पर अनबनी हुई और थोड़ा वहां पर मारपीट हुई। परंतु जो इसको नया पहलू दिया है वो है गाजा स्ट्रिप, जो कि बहुत दूर है जेरूसलम से। ऐसा नहीं है कि एकदम मिली हुई है, बहुत दूर है। वहां से हमास ने, जो कि एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उन्होंने वहां से एक के बाद एक 300 वहां पर उन्होंने रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए। मुझे नहीं लगता है जो इजराइल इसको एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जो अगर हम यहां पर ऐसी सुप्रीम कोर्ट के, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तो वहां से एकदम हमास से इतना जबरदस्त वहां पर अटैक हो जाएगा। आखिरी बात मैं हिमांशु जी इसमें यह कहूंगा, क्योंकि वहां पर भी अगर आप देखिए गाजा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है या फतह ग्रुप है वगैरह, उनके बीच में भी पैलेस्टीनियंस को लेकर काफी ये चल रहा है जो कौन सबसे बड़ा वहां पर बनकर उभर कर आता है। तो ये हो सकता है हमास ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है जो हम बताएं, जो हम ही जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं उनके हम सब हिमायत हैं, उनके सपोर्ट में हम काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं इजराइल में भी ये कहूंगा, देखिए पिछले 2 साल से वहां पर अब 5 इलेक्शन हो गए हैं, तो इसीलिए वहां पर कोई ऐसा सेंटर में, तेल अवीव में कह लीजिए, जेरूसलम में कह लीजिएगा, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कि इसको लोकल लेवल पर, तो काफी उनके मेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, पर उनका नजरिया जो है वो थोड़ा सीमित है, संकुचित है। परंतु एक नेशनल लेवल पर होलिस्टिक व्यू कोई लेकर इजराइल में काम करे, उसकी भी मेरे विचार से कमी रही। मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे अशोक सज्जनर साहब। इजराइल की कुल जिंदगी 73 साल की है नए दौर में। तकरीबन 2000 साल तक जो मुल्क इतिहास के पन्नों में गायब रहा, ईसा से 75 साल पहले पूरे यहूदी पूरी दुनिया में इधर उधर छितरा गए जब रोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ। और 73 साल का इतिहास यह बताता है कि 5-5, 7-7 मुल्क भी जब मिलकर इस देश पर आक्रमण किए हैं तो टिक नहीं पाए। ऐसे में हमास जो महज एक संगठन है फिलिस्तीन के संदर्भ में, जो आपने उल्लेख किया, फतेह ग्रुप और हमास के रूप में जो संघर्ष चल रहा है, तो फतेह ग्रुप किस गलतफहमी के तहत इतने बड़े आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया? कुछ ज्यादा जोखिम तो नहीं ले लिया? आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, क्या आपने मान रहे कि आत्मघाती दस्ते हमास की पहचान रहे हैं, पर इस बार आत्मघाती हमला पूरे संगठन के संदर्भ में ले लिया गया? देखिए, हमास को यह भी नहीं है जो वो बिल्कुल एकदम अकेला खड़ा है जी। यही बात कही जाती है, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती ग्रुप हो, इनको सबको बाहर से सपोर्ट मिलता है जी, सहायता मिलती है। और ये तो माने जाते हैं जो ईरान इनको बहुत हद से सपोर्ट करता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे इनके पास जो भी इक्विपमेंट हो। जो अब ये जो 300 इन्होंने रॉकेट दागे हैं, वो कहा जाता है जो पिछले अगर पूरे साल में उन्होंने 196 रॉकेट दागे थे हमास ने, ये 3 दिन में उन्होंने 1500 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। तो मतलब ये चीज थोड़ी है जो उनको पास कोई और जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं वो उनकी सहायता नहीं है। अब ये बिल्कुल ईरान इनको सहायता करता है। अब सीरिया में भी आप देख लीजिएगा, यमन में भी देख लीजिएगा, हूती जो रेबल्स हैं। तो इसीलिए ये कहना जो वो केवल अपने आप एक संगठन खड़ा हुआ है। आपको ये भी मालूम होगा जो जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी, तो ये ट्रंप साहब उससे बाहर क्यों निकल गए थे? वो कहते हैं जो ये ऐसी शक्तियां हैं, जो ऐसे आतंकी संगठन है, अमेरिका इसको आतंकी संगठन मानता है, जो ऐसे आतंकी संगठन है जिसको ईरान सहायता देता है, उसको भी इसके
दर्रे में लाना चाहिए, जिससे कि वो उनको सहायता करना बंद कर दे। जी। तो इसीलिए अगर हम सोचें, हमास केवल अपने बलबूते पर नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे और ईरान बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, और भी शक्तियां उसके साथ में, ये कहना है अशोक सज्जनहर साहब का। लेकिन मैं अपनी चर्चा को इसी ट्रैक पर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब के साथ। और कादियान साहब, इस बात को समझना चाहता हूं, जो इजराइल के संदर्भ में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि दांतों के बीच में जीभ जैसे रहती है, वैसे इजराइल अरब देशों के बीच में रहता है। हर तरफ दुश्मनी है, और वो दुश्मन भारत जैसी संरचना के नहीं है, वो कट्टर किस्म के दुश्मन है जो मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बतौर सैन्य विशेषज्ञ आपसे समझना चाहता हूं, एक देश जो जुम्मा 73 साल पहले अस्तित्व में आया, पूरी दुनिया से आके लोग जुटे, जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन भी नहीं थे, इसके बाद भी इतने समृद्ध देशों के बीच में इतनी ताकत के साथ इजराइल खड़ा कैसे रह लेता है, कैसे ये लड़ाई लड़ लेता है? थोड़ा इसमें रोशनी देंगे। हिमांशु जी, एक तो जूस पहले भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपने एंटरप्राइज के लिए। दूसरा, जब आपकी लड़ाई सर्वाइवल के लिए होती है तो आपकी मोटिवेशन अपने आप कि या तो जीतो या खत्म हो जाओ जी, तो उससे आपकी जो मोटिवेशन होती है बड़े ऊंचे दर्जे की होती है जी। दूसरा, आपने हमास के बारे में बात किया, मैसी साहब ने आपको पता, हमास तो एक एक्रोनिम है जी। की बात सारे इस्लाम के फॉलोअर है जी। हालांकि ये सुन्नी बेस्ड मूवमेंट है, लेकिन ईरान भी मदद करेगा क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ है जी। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी अपने एंटरप्राइज से इतनी बढ़ाई है जी कि उनके पास तो 2007 में करीब हजारों रॉकेट फायर हुए थे हमास की तरफ से, पैलेस्टीनियंस की तरफ से। तो उन्होंने 2011 में अपने बचाव के लिए एक आयरन कि आप शॉर्ट और मीडियम रेंज जो आपके ऊपर आर्टिलरी के गोले आते हैं, जो मोटर के गोले आते हैं, जो रॉकेट आते हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ड्रोन, उनसे बचने के लिए आपके पास साधन, पहले आप उनको डिटेक्ट करते हो जी, फिर ये पहचान करते हो कि वाकई दुश्मन के ये हॉस्टाइल हैं जी, और फिर उनका हवा में बर्बाद करते हो। उसकी कामयाबी इजराइल कहते हैं 90%, लेकिन दुनिया मानती है 80%, वो भी बहुत हाई है। वरना इजराइल के लिए एक छोटा सा मुल्क है, ईस्ट टू वेस्ट तो बहुत ही नैरो बेल्ट है उनकी, चारों तरफ से वो उन लोगों से घिरा हुआ है जो इजराइल को खत्म करना चाहते हैं जी। ये तो ऐतिहासिक एक डिस्प्यूट है। 400 साल तक तो ये ओटोमन एम्पायर के नीचे थे जी। पहले महायुद्ध में जब ब्रिटिशर्स ने ओटोमन एम्पायर को हराया तो उनके मैंडेट बन गए ये जी। और ये या तो एक्सीडेंट है या डिजाइन है, जहां भी ब्रिटिश अपनी मैंडेट या कॉलोनी छोड़ के जाते हैं समस्याएं रहती हैं। आप इंडियन कॉन्टिनेंट ले लीजिए, आप हांगकांग ले लीजिए, आप पैलेस्टाइन ले लीजिए, इसके बरखिलाफ अगर फ्रेंच को आप लें, उनके पास भी बहुत कॉलोनी नॉर्थ अफ्रीका में थी, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, बिल्कुल क्लीन ब्रेक करके आते हैं। भारत में भी थे वो एक दो जगह, पौंडीचेरी और चंद्रनगर वगैरह। तो ये इतिहास की देन है, इसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। 1948, 1956, 1967, 1973 में लड़ाइयां हो चुके हैं, इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड। 1982 में तो खैर सिर्फ लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमला किया था क्योंकि वहां से हमास के हमले आते थे जी। यही वजह है कि अगर आप दुनिया का आज रिएक्शन देखो जी तो 3 किस्म के रिएक्शन है जी। एक तो वेस्टर्नाइज, इसमें यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन शामिल है। सबने डीएस्केलेशन की बात की, लेकिन सबने रॉकेट की निंदा करी है। इजराइल की तरफ से जो 87 पैलेस्टीनियंस मरे, जिसमें 17 बच्चे भी शामिल हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा ग्रुप है और न्यूट्रल है, जिसमें इंडिया भी है, जापान भी है, चीन भी है, जो चाहते हैं डीएस्केलेट हो, बातचीत चाल निकालो। और तीसरा अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, सब ने इजराइल की निंदा की है कि वो पैलेस्टीनियंस को जबरदस्ती मार रहे हैं। तो ये तो दुनिया की राय एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म की लड़ाई है।
जेरूसलम तो वहां उसको वो तो इस्लाम का भी और ज्यूज का भी और क्रिश्चियंस का एक घर है जी। अभी जो लड़ाई शुरू हुई, आपने जिक्र किया जी इजराइल जेरूसलम डे मनाना चाहता था। जी तो उन्होंने जो वेस्ट बैंक है जी जहाँ जेरूसलम है, उन्होंने कुछ पैलेस्टीनियंस को निकालना चाहा सिक्योरिटी की वजह से, और जी। उस पर ये लड़ाई शुरू हुई। आपने किया इसका जिक्र। जी। तो ये तो ऐतिहासिक लड़ाई, इसका कोई सीधा साधा सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। ये ऐतिहासिक लड़ाई है, इसका सीधा साधा सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है कि जिस समय में महामारी का दौर चल रहा है उसमें ये पंगा लेने की नौबत क्यों आई। वेद प्रताप वैदिक जी मेरे साथ में। वैदिक जी, आपसे जानना चाहता हूं कि एक जिक्र किया अशोक सज्जन हरदाब ने कि पिछले 2 साल से इजराइल भी भ्रम की स्थिति से गुजर रहा है। नेतृत्व के समझे में 5 बार चुनाव हो गए, स्पष्ट बहुमत के साथ कोई सरकार अस्तित्व में नहीं आ सकी। दुनिया में दौर चल रहा है उग्र राष्ट्रवाद का। यरूशलेम को हम अपने अनुसार बनाने के लिए हैं, यह कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। तो क्या यह सिलसिला उग्र राष्ट्रवाद को उभारने की दृष्टि से यरूशलेम को पूरी तरीके से हम अपने कब्जे में ले रहे हैं, यह कोशिश थी और इसका नतीजा इस हिंसक वारदात के तौर पर देखने को मिल रहा है दुनिया को? ये आपका सवाल बहुत मौजू है जी। मुझे तो ये लगता है कि पिछले 2-3 साल में जी इजराइल में जो राष्ट्रीय अस्थिरता रही, जी बार बार नेतन्याहू की सरकार गिरती है, बनती है, जी उन पे आरोप लगते हैं, उस सब से इतना हिला हुआ है इजराइल अंदरूनी तौर पर जी और दूसरा ट्रंप शासन का अमेरिका में खत्म होना, जी बाइडेन का वहां आ जाना, जी उससे इतनी चित्त में इजराइल की अस्थिरता उत्पन्न हो गई है कि थोड़ा सा भी अगर प्रोवोकेशन हो, उत्तेजना हो, तो उस पर बुरी तरह से वो प्रतिक्रिया करता है। जी। अब देखिए इस यरूशलेम में जी वो जो बस्तियां हैं, जी वहां पर यहूदियों को घुसाने की, बसाने की, कब्जे की कोशिश की गई। जी तो हमास वालों ने उसका विरोध किया। जी अब ये थोड़ा बहुत विरोध हो के बाद खत्म हो जाती, जी लेकिन तो इतना तूल दे दिया, इतने लोगों को मार दिया, करीब 100 लोग मर चुके हैं, जी बराबर हमले हो रहे हैं। भाई हमास वाले तो अतिवादी हैं ही, जी वो तो आतंक के जरिए अपनी समस्या का हल करना ही चाहते हैं। जी पिछले 6-7 साल में कई बार उन्होंने कोशिशें की, लेकिन कभी मामला भड़का नहीं। जी लेकिन इस बार भड़क गया जी और मैं कहता हूँ कि भड़कने के पीछे इजराइल की आंतरिक अस्थिरता भी है जी और उनकी चिंता भी है। लेकिन इसमें हमास का नुकसान मुझे लगता है ज्यादा होगा, जी फलस्तीन का नुकसान ज्यादा होगा। जी ये बात फलस्तीनियों को भी और हमारे खिलाफ भी जो आतंकवादी पड़ोसी देशों में काम कर रहे हैं, जी उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि आतंक के जरिए, बंदूक के जरिए वो किसी समस्या का हल कर नहीं सकते। जी कोई समस्या अगर है तो बातचीत से हल होना चाहिए। देखिए ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बड़ी कोशिश की जी कि फलस्तीन इजराइल में बातचीत हो, मामला शांति से हल हो जाए। और भारत की भी इच्छा यही है कि दोनों मिलकर बैठें, बात करें और मामला हल करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारे प्रतिनिधि ने न तो कोई बहुत इजराइल के पक्ष में बात कही है, जी न हमास के पक्ष में कही है। जी उसकी राय यही है कि शांति स्थापित होना चाहिए, झगड़ा बंद होना चाहिए और बैठ के बात करें। बात से ही समस्या का हल निकल सकता है। हमास वालों को, जैसा कि लेफ्टिनेंट साहब ने कहा जी और हमारे पूर्व राजदूत महोदय अशोक जी ने भी कहा कि इतनी मदद मिलती रहती है हमास के लोगों को भी, जी हमास के अतिवादियों को, आतंकवादी ना भी कहें उनको तो, जी और इजराइल जैसा देश भी, ये ईरान जैसा देश भी जो कि एक शिया देश है जी और जिसके खिलाफ सुन्नी देशों ने अभियान चला रखा है, वो भी इन लोगों की मदद करता है, अतिवादियों की, आतंकवादियों की। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सब देशों को भी थोड़ा संयम से पेश आना चाहिए और एक बात को समझ लेना चाहिए जी कि इजराइल के पीछे दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें भी हैं और दिमाग भी है। जी इजराइल के पीछे अमेरिका और पूरा यूरोप तो है ही। जी मैं समझता हूं कि जो दुनिया के सबसे तेज दिमागदार लोग हैं हथियार बनाने में,
संगठन करने में, तकनीक के मामले में, वो सब इजराइल में है। इजराइल के छोटा सा देश है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, लेकिन सारे अरबों को उसने तंग कर रखा है। तो हमास के लोगों को ये समझना चाहिए और हमास का समर्थन करने वाले राष्ट्रों को ये समझना चाहिए कि वो डंडे के जोर पर इजराइल से न्याय नहीं मांग सकते। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इजराइल ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म करता है, ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार करता है। जितना उसको आक्रमण करना चाहिए उससे कहीं तगड़ा आक्रमण कर देता है वो। और जैसा कि इन्होंने जनरल साहब ने कहा, इजराइल ने अब एक नया सिस्टम डेवलप कर लिया है, वो आयरन डोम बना लिया है। वो सारे हमास के मिसाइलों को बिल्कुल निरर्थक कर देता है। और हमास कब तक लड़ेगा उनसे? और जो इजरायली इलाकों में अरब लोग रहते हैं, आप देखिए उनकी स्थिति क्या है। जहाँ यहूदी हैं 1 लाख, वहाँ अरब है 40,000 50,000। तो अगर दुपेदू भी झगड़ा हो जाए, एक दूसरे से हाथापाई भी होने लगे, तो बेचारे अरब लोग मारे जाएंगे। तो अरबों को बचाने के लिए, उनका जीवन ठीक ठाक रखने के लिए मैं समझता हूँ कि शांति की पहल होना चाहिए। और इस मामले में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मुझे अफसोस इसी बात का है कि भारत इस मामले में सिर्फ बयान दे देता है। तो बयान तो हम भी दे देंगे, अशोक जी दे देंगे बयान। अरे भाई, तुम सरकार चला रहे हो, कुछ करो कोशिश, वहां जाके समझाओ दोनों पक्षों को। और हमारे यहाँ तो दोनों पक्षों के लोग हैं। इजरायली राजदूत भी हमारे यहाँ दिल्ली में बैठता है और फलस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे यहाँ बैठता है। हम दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं। अरब देशों में भी हमारी बड़ी इज्जत है और इजराइल से भी हमारी बड़ी साठगांठ है। और आजकल तो सामरिक साठगांठ शुरू हो गई है। नरसिंह के जमाने से, जब से हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, काफी हमारा और इजराइल का संबंध बढ़ गया है। और संबंध बढ़ना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अरबों से तो हमारा सदियों का संबंध है। तो हमें इन दोनों तरफ के लोगों को जोड़ना चाहिए और भारत को कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी। आप भारत को चाह रहे हैं कि वो जोड़ने का काम करे, पर इस दुनिया में जो महाशक्ति है वो तो तोड़ने के संदर्भ में है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर इजराइल के समर्थन में है। इधर टर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोआन, वो पुतिन के साथ गठजोड़ बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। यह दुनिया की तमाम ताकतों की कोशिश है। मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जब तक ट्रंप थे तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की ऐसी दखलंदाजी पिछले कुछ समय से बंद थी। क्या बाइडेन का आना इस अरब क्षेत्र में एक बार फिर तनाव के लिए जिम्मेदार बन रहा है? इस संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? देखिए, बाइडेन की मजबूरी है जी। बाइडेन को ये बताना है अपने यहूदी इस्टेब्लिशमेंट को, जो अमेरिका में यहूदी कम संख्या में हैं, लेकिन सबसे ताकतवर लोग वही हैं। पॉलिसी मेकिंग में ताकतवर हैं, बिजनेस में ताकतवर हैं, सामरिक मामलों में ताकतवर हैं। और उनकी इजराइल के साथ बहुत सांठगांठ है। अगर अमेरिका इजराइल को पीछे से मदद न करे, पीठ न ठोके, तो इजराइल जितना टिक सकता है टिक नहीं सकता है। इसलिए बाइडेन अपने आप को लोकप्रिय राष्ट्रपति सिद्ध करने के लिए इजराइल के बारे में जरा ज्यादा बोलेंगे। लेकिन कमला हैरिस वहाँ हैं और भी वहाँ बहुत सारे उनके अपने सीनेटर्स ऐसे हैं कि जो संयम की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये है कि भारत जैसे देश अगर थोड़ी सी पहल करें और पुतिन भी इस मामले में थोड़ी सी पहल करें, तो एक संतुलन कायम हो सकता है। तो एक संतुलन कायम हो सकता है, ये वैदिक जी का कहना है। मैं सज्जन हर साहब आपके पास वापस आता हूँ। जब इजराइल का जिक्र आता है तो यहूदियों का जिक्र आता है। अभी वैदिक साहब भी कह रहे थे कि यहूदी अमेरिका में कम संख्या में पर बड़ी संख्या में है। मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना चाहता हूँ। जितने इतिहास को पढ़ा है उसमें तो माना यह जाता है कि यहूदी धर्म से ही ईसाइयत और इस्लामियत दोनों का ही जन्म हुआ है। जो यहूदी के इब्राहिम थे वो ईसाई धर्म में भी पैगंबर के तौर पर मान्यता है और इस्लाम के अंतर्गत भी है। पर एक ऐसा मजहब के संदर्भ में दृष्टि देखता हूं इतिहास के पन्नों में जिससे दोनों ही मजहब जो उससे निकले हैं घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यूरोप के समय पे अगर हिटलर को याद किया जाता है तो उसकी यहूदियों के प्रति हद से ज्यादा बैर, हद से ज्यादा घृणा के लिए याद किया जाता है। और अरब में जो संघर्ष चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं, इतने काबिल लोग, इतने सामर्थ्यवान लोगों के संदर्भ में इतनी ज्यादा घृणा या हे की दृष्टि भी वर्तमान में उनके संदर्भ में इतना ज्यादा असहनीय मानसिकता क्यों दिखाई देती है? आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे। क्या कारण है
कि इतना ज्यादा घृणा का भाव मन में रखा हुआ है? देखिए, मेरे विचार से ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है हिमांशु जी। जी। परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से ज्यादा मेरे विचार से ये जिसे कहा जाए सोशियोलॉजी का जी मुद्दा ज्यादा है। जो क्यों कोई सोसाइटीज हैं वो ऐसे उनके बीच में क्यों ऐसे संबंध बनते हैं। जी। देखिए, कई चीजें तो ये हैं जो जब भी जूस को, जब भी यहूदियों को पोर्ट्रे किया गया है जी, तो उनको ये पोर्ट्रे किया गया है जो वो बिल्कुल ही जैसे यहाँ पर भारत में अगर कहा जाए जो साहूकार वो पैसा देते हैं और जिसको भी देते हैं उसका बिल्कुल खून पसीना चूस लेते हैं जी। तो वहां पर यूरोप के भी संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर मनी लेंडर्स होते थे, बैंकर्स होते थे, और जिस टर्म्स और कंडीशंस पर वो पैसे दिया जाता था वो बिल्कुल भी जो वो जनता है उसके फायदे के लिए नहीं होता था, उसको बिल्कुल तो इसीलिए जो अगर उनकी अपनी सोसाइटी में जो उनका काम था, जो उनका रोल था, उसकी वजह से उनको बहुत ही घृणा से देखा गया है। और जो हिटलर की जो आपने बात की बिल्कुल ठीक की, और हिटलर ने तो उनको एथनिसिटी के रूप में देखा। जो एथनिसिटी, इतना ज्यादा रिलीजन का नहीं, एथनिसिटी के लिए उनको हेट किया गया और एथनिसिटी से एंटी सेमिटिज्म बना है जी। और परंतु अगर आप देखें अमेरिका में आप जाएं तो यहूदियों को बिल्कुल भी नीची नजर से नहीं देखा जाता है। वहां पर मुझे याद है, अब शायद उनकी वहां पर तादाद ज्यादा हो गई हो, परंतु उनकी जो पॉपुलेशन है, आबादी थी उस समय 6 मिलियन की थी, अब शायद 7 या 8 मिलियन हो गई हो। टोटल पॉपुलेशन अमेरिका की है करीब 310 मिलियन के आसपास, तो इतनी ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी जो भी वहां पर चाहे बिजनेस है, चाहे बैंकिंग है, चाहे एंटरप्राइज है, तो वो वहां पर उनको पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसीलिए वहां पर हालांकि ये कह सकते हैं जो नेतन्याहू के और ट्रंप साहब के संबंध बहुत ही गहरे थे, बहुत ही घनिष्ठ थे। आपको मालूम है जैरेड कुशनर उनके जो सन इन लॉ थे, क्या उनका रोल था यहाँ पर उनको इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में करने के लिए। और जब पहला सफर किया था ट्रंप ने, जब वो बाहर आए थे अपने देश के, सऊदी अरेबिया गए थे और इजराइल गए थे, तो मतलब इतना ज्यादा महत्व दिया था। और मैं बहुत और बातें कह सकता हूं। जब पोम्पियो आए तो इजराइल का कब्जा है उसके ऊपर और वो बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल उन्होंने, अमेरिका ने जैसे उसे मान लिया है। और भी उन्होंने बहुत सारे, अब ईस्ट जेरूसलम में जो उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया तो इन्होंने अपनी एम्बेसी भी वहां पर शिफ्ट कर ली। तो ये कहा जाता है जो ट्रंप बहुत सपोर्ट करते थे इजराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को, परंतु जैसा वैदिक जी ने कहा है बाइडेन भी कुछ कम नहीं है। बाइडेन का और नेतन्याहू का संबंध भी बहुत पुराना है। यहां तक कि मेरे विचार से अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं आ सकता जो कि इजराइल का समर्थन नहीं करे, क्योंकि ये इनके बिल्कुल एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही बड़ा पहलू है। तो अब अगर आप देखें, आपने कहा है जो सभी यहूदियों को ऐसे किया गया है, परंतु अगर आप भारत का इतिहास देखें तो ये कहा जाता है जो जब पहले फर्स्ट टेम्पल ऑफ सोलोमन 7th सेंचुरी बीसी में जब उसको बर्न किया गया तो यहूदी यहां पर आए। जब सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन को बर्न किया गया 70 AD में, तब यहूदी यहां पर आए। आपको मालूम है बेने इजरायली हैं, बगदादी हैं, आपके कोचीन में है सिनेगॉग है, 1468 का सिनेगॉग, सबसे पुराना सिनेगॉग, अभी तक वहां पर वह सर्विस होती है। भारत में जब आए हैं यहूदी लोग तो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं किया गया है। तो ये तो वही स्वयं लोग कहते हैं। और यहाँ पर चाहे हम देखें, बिजनेस में देखें, एजुकेशन में देखें, फिल्म्स में देखें, चाहे हम लिटरेचर में देखें, कल्चर में देखें, आपको मालूम है लीला सैमसन जूइश ओरिजिन की है। आपको मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल जेकब जो इंडिया बांग्लादेश वॉर के समय में थे, वो जूइश थे, वो गवर्नर बने पंजाब के और जगह के। तो कुछ जगह पर ठीक है उनको हीन नजर से देखा गया है, परंतु भारत में मैं कहूंगा जो जहां भी रहे हैं, जिस समय भी वो आए हैं, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिसीव किया गया है।
और वो अच्छी तरीके से रहे हैं यहाँ तो फिर पर। सज्जन साहब, आपने जब बात कही मेरे पहले सवाल को, तो आपने कहा कि ये सोशियोलॉजी का ज्यादा है, तो मैं विशुद्ध रूप से अब विदेश नीति के संदर्भ में सवाल करता हूं। आपने अतीत के पन्नों से बताया कि भारत में तो ठीक ठाक व्यवहार हुआ है, भारत में यहूदी लोगों को बहुत ढंग से एकोमोडेट भी किया गया, पर जब इन यहूदी लोगों का राज बन रहा था, अपना देश बन रहा था 1948 के समय पे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों में दर्ज है कि भारत ने इस राष्ट्र के गठन का विरोध किया था बाकायदा। यहां तक कि भारत के द्वारा मान्यता भी नहीं दी गई थी। आखिरी में 1950 में हमने मान्यता दी इजराइल को एक देश के तौर पे, और राजनयिक संबंध स्थापित होने के लिए तो हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसका उल्लेख वेद प्रताप वैदिक जी ने किया। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे उनके साथ राजनयिक संबंध बने। क्यों परहेज रखा है हमने इजराइल से इतने दशक तक, और अचानक इतनी आत्मीयता? क्या पार्टियां बदल जाने से हमारी देश के संदर्भ में नीतियां बदल जाती हैं, या बदलते हुए दुनिया के हालात ने हमें विवश कर दिया है इजराइल के साथ जुड़ने के लिए और उन अरब देशों को दरकिनार करने के लिए जिनके साथ एक समय पे हमारी निकटता सब तरफ सराही जाती थी? नहीं, देखिए, एक तो मैं अभी के हालात से कहूंगा और फिर उससे पीछे जाऊंगा, क्योंकि आपका प्रश्न ये भी बहुत अच्छा, हमेशा ही बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं आप हिमांशु जी, तो मेरी आपको बहुत ही धन्यवाद और मुबारक। आप बहुत अच्छे वो प्रश्न करते हैं, बहुत ही उसमें डिटेल में जाते हैं। अभी देखिए, क्यों हम इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही कॉन्फिडेंस आ गया है। देखिए, 1992 में हमने उनके साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए जब पीवी नरसिम्हा राव की, और आपने कहा पार्टी बदल जाने की, तो वो कांग्रेस की सरकार थी। अब उसके बाद जो पहली मर्तबा हमारे प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करने गए वो था 2017 में, मतलब 25 साल के बाद। पार्टी अलग अलग थी, तो ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने स्थापित किया, परंतु हम यहां से जब गए 2017 में, और उसके बाद घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब हम समझते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सहयोग बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं क्या हमने अरब देशों को अलग कर दिया? नहीं, हमसे पहले इजिप्ट ने उनके साथ राजनयिक संबंध इस्टेब्लिश किए थे, जॉर्डन ने उसके बाद किए हैं। तो वहां पर भी एक ये मुहिम था जो हम कोई ना अपना फायदा कर रहे हैं ना पैलेस्टीन का फायदा कर रहे हैं अगर हम उनके साथ अपने संबंधों को ठीक नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश थे, और अभी तो आप देख रहे हैं इसराइल के साथ यूएई ने किया है, बहरीन ने किया है, कतर ने किया है, कितने सारे देशों ने उनके साथ ये अच्छे संबंध। टर्की ने किया है, टर्की का अभी हवाला आपने दिया जो वो इतना बढ़ चढ़ कर पैलेस्टाइन के फेवर में बोल रहा है, परंतु उसने सबसे पहले उनके साथ अपने संबंध सामान्य कर लिए थे। दूसरी बात, आप जब कहते हैं जो 1948 में हमने मान्यता नहीं दी, तो देखिए उसी समय भारत आजाद हुआ था। हमारे यहाँ पर भी चाहे वो आप कहिए सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, तो मेरे ख्याल से उस सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वाला स्टैंड लिया होगा, जो हम उसको मान्यता अभी 1948 में नहीं दी गई, 1950 में दी गई, और फिर हल्के हल्के 1992 से बाद भी जो हमने बहुत ही धीरे धीमे तरीके से हमारे संबंध आगे इसीलिए गए क्योंकि हमारी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस को देखते हुए उसको हमने सामान्य इतना तेजी से आगे नहीं जाना। जिज्ञासा का बहुत ही सही समाधान सज्जनर साहब ने किया है कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम आबादी की एक बड़ी संख्या मौजूद थी 1948 के दौर में, और ये विषय मुस्लिम बनाम यहूदी का बन रहा था, तो भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला लिया गया। लेकिन मैं कादिर साहब आपके पास आना चाहता हूं और एक बात समझना चाहता हूं आपसे। इजराइल की बात कही जाती है तो सभी क्षेत्रों में तो उसकी ताकत की बात की जाती है, सामरिक क्षेत्र में उसकी सफलता को लेकर, उसकी उपलब्धि को लेकर लोग अचंभित होते हैं। वह अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा तो करते ही हैं, पर देश के संदर्भ में कहीं कुछ खिलवाड़ हो जाए तो उसमें भी छोड़ते नहीं हैं। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। 16 साल तक काम करते हुए मोसाद ने एक एक व्यक्ति को मार डाला। मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय परिवेश भी तो इसी प्रकार की परिस्थितियों से लगातार गुजरता रहा। 1947 की आजादी के बाद वो किलिंग इंस्टिंक्ट हमारे भीतर दिखाई नहीं देती है, जो इजराइल जैसा एक छोटा देश जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है वहां पर दिखाई देती है। इजराइल के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में हम कई स्तरों पर एक दूसरे को बड़ा नजदीक महसूस करते हैं, पर अतीत के पन्ने
हमारे संदर्भ में उतना ज्यादा गर्वित महसूस नहीं कराते हैं। थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे बिना अन्यथा लिए। आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है। अगर मैं सवाल ठीक समझ गया हूं कि इजराइल में जो मादा है जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का और देश में एकजुट होकर लड़ने का, वो भारत में इतना क्यों नहीं है? जी मैं समझता हूं एक तो साइज जी। यहाँ जब लड़ाई होती है चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ तो दक्षिण भारत में कोई असर नहीं होता उसका। जी आजकल तो टीवी पे देखते हैं, पहले तो टीवी भी नहीं था। 1962 की लड़ाई थी तो दक्षिण भारत में वो असर नहीं पड़ता जो उत्तर में पड़ता है। जी। दूसरा, हमारा पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो बड़ा डाइवर्स है। इजराइल में हर इजरायली जू है, हमारा वो गठन इतना नहीं है। इसीलिए इजराइल की जो पॉलिसी, अगर आप आतंकवाद को लें, जी सिर्फ एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं करता। जी। और ओलंपिक उसके बाद भी जब उन्होंने एंटेबी ऑपरेशन किया था जी, वो एक बड़ा खतरनाक लेकिन बड़ा कामयाब रहा। अभी जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बड़े भाई जी उस ऑपरेशन के कमांडर थे, जो अकेले उनकी डेथ हुई थी, बाकी सब इजरायली से भाग गए थे। तो ये मुकाबला करना मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि उनकी मोटिवेशन उनकी वो अलग है, हमारी अलग है। तो हमें इसमें इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हालात से मुकाबला करना है। जी। हमारे ताल्लुकात अरब वर्ल्ड से जी, तो ऑयल की वजह से, दूसरा हमारे इतनी बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है जो इस्लाम के फॉलोअर है जी। और इजराइल के साथ 1993 में जब से हमने उनको राजनीतिक हमारे संबंध बने हैं, तो हमारे डिफेंस की कोऑपरेशन तो और फील्ड में, लेकिन डिफेंस की बहुत बड़ी है जी। सारी टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन ले ले, चाहे वो ले ले, इजराइल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो हम तो चाहते हैं कि ये जितना जल्दी हो सके ये विवाद खत्म हो जाए। और लेकिन मेरा मानना है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इसका मूल कारण है जी, जब तक वो नहीं हटेगा, और वो हटने वाला है नहीं। अरब और इजराइल के ताल्लुकात में कोई गरमाइश आने की हो सकता है अगले 50-100 साल में हो जाए, लेकिन आगामी भविष्य में जल्दी इसका कोई हल निकले, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हम तो चाहते हैं हल निकले, जल्दी हल की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं जनरल कादियान साहब। मेरे साथ में संजय गुप्ता जी मिल गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के विदेश विभाग के प्रमुख हैं। संजय गुप्ता साहब, आपसे एक बात जो समझना चाहता हूं वो ये है कि अभी तक जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई संघर्ष होता था तो अरब देश सामूहिक रूप से साथ खड़े दिखाई देते थे फिलिस्तीन के। इस बार वैसी एका नहीं दिख रही है। सऊदी अरब या अन्य देश उतने मुखर नहीं है, उससे ज्यादा मुखरता में तो टर्की के राष्ट्रपति ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये बदलाव, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या हो गया है वहां? देखिए, थोड़ा सा अगर एक साल पहले अगर हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जी, तो जो मुझे समझ में आता है, जितना मेरी जानकारी है इस विषय के बारे में जी, तो अगर हम सितंबर 2020 का जो अब्राहम एकॉर्ड था जी, अगर उसको रिफ्लेक्ट करें तो थोड़ा सा वहां पर हमें आइडिया जरूर मिल सकता है जी। जब वो यूएसए के द्वारा ये ब्रोकर्ड ये जो पीस अकॉर्ड था जी, बिटवीन ये जो जिसमें ये बहरीन थे, यूएई था, इजराइल था, और ये तीन जो खास तौर से जो राज्य थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया था इजराइल के साथ मैत्री संबंध को स्थापित करने के लिए। तो 26 साल के बाद ये बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट हुआ था अब्राहम अकॉर्ड्स के माध्यम से। और ये उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब भी मतलब कि ग्रेजुअली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द, और इट विल बिकम वन ऑफ द सपोर्टिंग पार्टनर्स ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड जी। तो साथ ये भी माना जा रहा था जो मुस्लिम वर्ल्ड, जो अरब वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, बाय एंड लार्ज मोस्ट अरब वर्ल्ड विल बिकम आई मीन ईदर अ सपोर्टर और अ पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स। और वो सब मिलाकर एक इजराइल के साथ एक पीसफुल पॉलिसी ऑफ को एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने के पक्षधर थे। कम से कम ये 2-3 जो राज्य हैं, यूएई और साथ साथ बहरीन, जो टू बिगिन विद। और ये उम्मीद करी
कि सब लोग साथ मिलकर ये एक अच्छा सा एक माहौल तैयार होगा। एंड इंडिया हैड आल्सो बैक्ड आई मीन दीस अब्राहम अकॉर्ड्स। अब देखिए, हो सकता है जो इस समय जो भी बहुत वोकल सपोर्ट नहीं दिख रहा है अरब वर्ल्ड की तरफ से, खासतौर से सऊदी अरब की तरफ से भी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि एक इसका कारण ये भी है थोड़ा सा, एक तो जो अब्राहम अकॉर्ड से थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास किया गया था एक अरब वर्ल्ड, तो इसलिए कोई इतना जल्दी कोई अपना मतलब कि कोई स्टैंड चेंज कर दे, क्योंकि सऊदी अरब वाज आल्सो सिंपैथेटिक टू दीज अकॉर्ड्स एंड सिंस वी ऑल नो इट वेरी वेल दैट सऊदी अरब इज क्वाइट क्लोज टू अमेरिका एंड सऊदी अरब वुड नॉट लाइक टू टेक अ स्टैंड just at the spur of a movement, just at the this outbreak of this violence, this latest violence. तो हो सकता है सऊदी अरेबिया स्टिल होल्डिंग बैक इट्स रियल इंटेंशन, या इंटेंशन लोग कहें ना कहें, उसका क्या उसका प्रतिक्रिया होगी। तो इस वजह से अभी सऊदी अरब एक बहुत बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट की, अरब वर्ल्ड की, इसलिए उसका भी अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संजय गुप्ता जी का मानना है कि जो अरब के देश हैं वो बदले हुए हालात में इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के इच्छुक है, इस नतीजे में पहुंच चुके हैं कि इस संघर्ष के बहुत फायदे नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं वैदिक साहब आपके पास में एक और चर्चा को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं। ये जो संघर्ष है फिलिस्तीन बनाम इजराइल के बीच में नहीं, ये हमास बनाम इजराइल के बीच में हो रहा है, और हमास के साथ साथ फतेह ग्रुप भी वहां पर सक्रिय है। यासिर अराफात के जाने के बाद फिलिस्तीन में कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो एक छत्र रूप से फिलिस्तीनियों का चेहरा हो। क्या हमास का यह संघर्ष फतेह के ऊपर फतेह करने के लिए है, या इजराइल इसके माध्यम से फतेह को अपने साथ लाने में सफल होगा? थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। भैया, आपने बहुत ठीक सवाल किया जी। वास्तव में फलस्तीनी लोग जी आपस में ही लड़ रहे हैं जी, आपस में उनके एका नहीं। और आप ये देखें कि ये मामला यहूदी और मुसलमान वाला उतना नहीं है जी जितना ये अरब और इजराइल वालों का है जी। वरना जैसे कि अशोक जी ने कहा, ईरान जो कि एक शिया देश है जी, जो कि सारे सुन्नी देशों से भिड़ा रहता है जी, ये अरब से भिड़ा रहता है और सारे देशों से भिड़ा रहता है, वो हमास वालों का क्यों समर्थन कर रहा है? जी मामला अरब और इजरायली है सारा जी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर तुर्की का जैसे जिक्र आया जी तुर्की का रवैया क्यों बदला हुआ है जी उसका तो बिल्कुल साफ मतलब है। जी तुर्की आजकल अमेरिका से बहुत खिंचा हुआ है जी, रूस के बहुत नजदीक गया हुआ है, क्योंकि सीरिया वाला मामला है और दूसरे भी कई मामले हैं, हथियारों के मामले भी हैं, वो 400 वाला मिसाइल भी है मामला, रूस बेच जाता है उसको, तो इसलिए तुर्की जरा ज्यादा मुखर है जी। लेकिन जो अरब देश हैं वो बोल ही नहीं रहे, उनको लखवासा मार गया है जी। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जिसपे भारत जैसे देश अगर बोलें और साफगोई से काम करें और थोड़ा सा पहल करें। अफगानिस्तान के मामले में मुझे यही कहना है, अफगानिस्तान के मामले में भी हम बिल्कुल एकदम दरकिनार कर दिए गए, फुटपाथ पे हमको खड़ा कर दिया गया है और हम जानबूझ के अरब इजराइल मसले पे भी, अरब फलस्तीन मसले पे भी फुटपाथ पे खड़े रहते हैं। एक जैसे पत्रकार बयान दे देता है, बात कह देता है, ऐसे हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधि अपनी बात कह देता है जी। हमको सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि भारत ने जैसे और भी कई मामलों में, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हमने दक्षिण पूर्व एशिया के मामलों में कई बड़ी सक्रिय भूमिका अदा की जी। कई मुद्दों पर जब ये मिस्र का झगड़ा भी खड़ा हुआ था, स्वेज नहर का मसला, तब भी भारत ने बड़ी भूमिका अदा की थी। तो भारत के नेताओं को चाहिए, विदेश मंत्रालय को चाहिए कि ये इस मामले में चुप न बैठे, एक बयान जारी करके अपना दायित्व समाप्त न समझे, हमको आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए और इन दोनों मुल्कों के बीच में, फलस्तीनियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में कोई संवाद बनाना चाहिए। भारत की भूमिका को लेकर बड़ा आग्रह है वेद प्रताप वैदिक जी का। उन्हें लगता है कि भारत इस समय पर वो भूमिका नहीं निभा रहा है जो समय की अपेक्षा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाने के संदर्भ में। पर सज्जन हर साहब, भारत की भूमिका के संदर्भ में नहीं, मैं एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के संबंधों के बीच में आता हूं और उसमें बात करूंगा यरूशलेम को लेकर। 3 धर्मों के लोग इस शहर के प्रति अपनी भावना रखते हैं, इस्लामिक,
पैगंबर साहब यहीं से जो है दूसरी दुनिया के लिए प्रस्थान की, ऐसी मान्यता है अलग मस्जिद के संदर्भ में। जहां तक यहूदियों की बात है वो तो इसको अपना मंदिर के तौर पर मानते ही हैं। और अगर ईसाइयत के संदर्भ में बात की जाए तो ईसा मसीह के संदर्भ में भी सब कुछ यहीं से देखा जाता है। जब तक यरूशलेम रहेगा तब तक सुलह कैसे होगी? क्या एक यहूदी राष्ट्र के कब्जे में यरूशलेम का रहना ही समस्या की जड़ नहीं है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर जैसे बनाने की कोई पहल नहीं करनी चाहिए? आप जैसा अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार इस विषय के संदर्भ में क्या देखता है? इसमें जेरूसलम का तो मुद्दा बहुत ही संगीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। परंतु इसमें जो बात हुई है पहले, उसमें यही निर्णय लिया गया है जी। जो पूर्वी जेरूसलम है उसको कैपिटल बनाया जाएगा पैलेस्टीन स्टेट का, जबकि वो पैलेस्टीन स्टेट बनेगी जी। तो ये उसमें अग्रीमेंट है जी। पूरी दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये समझौता हुआ है जो पूरी भाग जो है यरूशलेम का वो राजधानी बनेगी फिलिस्तीन की जब भी वो पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा। क्योंकि ये कहा गया है जो ये वेस्ट बैंक जो एरिया है वो ज्यादा पैलेस्टाइन का जब भी वो बनेगा। और अब हम देख रहे हैं 1948 से हिमांशु जी जब शुरू हुआ तो उस जो क्षेत्रफल का 55% दे दिया गया इजराइल को, 45% दे दिया गया फिलिस्तीन को जी। क्योंकि उनको भी वो जो 1918 की आपकी बैलफोर डिक्लेरेशन था उसमें उन्होंने, इंग्लैंड ने कहा था जो एक उनको भी अपना होमलैंड दिया जाएगा यहूदियों को। तो 1948 में जब हुआ तो ऐसे, परंतु अगर उसके बाद हम देखें 1948 ये उनको पैलेस्टीनियंस को मान्य नहीं था। उसके बाद जब लड़ाइयां होती रही, चाहे 6 डे वॉर हुआ 1967 में तो जो वो 45% था और कम हो गया, 73 में यौम किपुर वॉर हुआ और कम हो गया, ऑस्लो अकॉर्ड हुए 1993 में और उसमें कम हो गया, 20% रह गया। और अभी तो देखिए वहां पर जो वेस्ट बैंक में वहां पर छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो अब ये वेद प्रताप वाजिक जी का मैं बिल्कुल समझता हूं जो वो कहां से आ रहे हैं, जो भारत को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। परंतु देखिए ये केवल बातचीत करने की बात नहीं है, जो आखिर में समझौता होगा वो उसको पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा और उनको गारंटी करना पड़ेगा जो इनको सिक्योरिटी दी जाएगी। इजराइल को भी अपनी सिक्योरिटी बहुत प्यारी है। आपको मालूम है 1948 में, 67 में, 56 में जब भी हुआ पूरा जो अरब वर्ग था वो उसके विरुद्ध हो गया, परंतु उसको जो अपनी काबिलियत से और अमेरिका की सहायता से वो इनके विरुद्ध जीत हासिल कर पाया। परंतु इसके आगे जाते हुए इजराइल को भी सुरक्षा देनी होगी और पैलेस्टाइन को भी सुरक्षा देनी होगी। वो केवल भारत नहीं कर सकता है, वो और भी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के साथ मिलकर हमको ये काम करना पड़ेगा। और मेरे विचार से देखिए भारत बिल्कुल सामने आकर बात करने के कभी उसमें हक में नहीं रहा है। हमारी बात होती है जो आप बैक चैनल्स में बात करिए, बैक चैनल्स में उनको साथ में लाने का प्रयास करिए। और मेरे विचार से जो इन्होंने कहा है, वैदिक साहब ने कहा है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर जरूर अभी भी बातचीत चल रही है। पर सज्जन साहब मेरा आपसे सवाल है, आपने बाल्फोर जो घोषणा पत्र की बात कही 2 नवंबर 1917 को अस्तित्व में आया था, जिसमें कहा गया था कि आपको एक घर दिया जाएगा। उसके बाद 1948 में गठन के रूप में हुआ। पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अपनी साख बचा पाने में कामयाब रहा? जब तय हुआ कि दोनों के बीच में यरूशलेम विभाजित होगा 55 और 45 के संदर्भ में, और आप सब स्वयं उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि कैसे कैसे 45, 55, 65, 75 तक चला गया है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक विफल संस्था के तौर पर सामने आया है इस विवाद के संदर्भ में और फिलिस्तीनी लोगों के हकों को सुरक्षित रख पाने में नाकाम रहा? हाँ, मैं समझता हूं जो ये बिल्कुल उसकी अगर सबसे ठीक है हम कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके बाद उसका जो मैंडेट था, जो पीस सिक्योरिटी को आप एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है 75 साल हो गए हैं और कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो ये उसकी एक कामयाबी है। परंतु ऐसे जो मुद्दे हैं उसमें बिल्कुल विफलता रही है, और उसमें इसीलिए विफलता रही है क्योंकि एक तो अगर शुरुआत में देखा जाए 1945 में आया था लीग ऑफ नेशंस का क्या हमारा
तजुर्बा था, तो इसीलिए उसको सेटल करने में ये है। और बेसिकली जब तक कि बड़ी शक्तियां उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। और इसमें हम देखते हैं जो बड़ी शक्तियां थी वो इजराइल के साथ खड़ी थी, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे यूके है, ये सब। और उस समय चीन का इतना कुछ वो रुतबा नहीं था, चीन का इतना रोल नहीं था। आजकल जो टर्की बोल रहा है, आपने टर्की का हवाला दिया था, परंतु टर्की भी पैलेस्टीनियंस के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। वो अपने को प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो कैसे वो मुसलमानों का, इस्लामिक उम्मा का कैसे वो लीडर बना है। वो तो अपना उसको ख्वाब है जो कैसे ऑटोमन एम्पायर को फिर से रिक्रिएट किया जाए, इसीलिए वो आगे आकर इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। परंतु मेरे विचार से पैलेस्टीन के इंटरेस्ट में वो अपने हक में अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है। पैलेस्टीन को जो उनका घर मिल जाए, उनको उनकी जगह मिल जाए, उसके लिए मेरे विचार से उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं। कुल मिलाकर टर्की भी इस समय पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, सीधे शब्दों में अगर हम बात कहें। लेकिन मैं कादियान साहब एक बार फिर, हालांकि आपने मेरी तुलनाओं को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं तुलना के स्तर पर एक बार फिर जाने की, कि लगभग दोनों देश समान रूप से अस्तित्व में आए। भारत और पाकिस्तान के रूप में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इजराइल उसके 1 साल बाद अस्तित्व में आया। इजराइल जो था उससे अपना विस्तार लेता जा रहा है। हिंदुस्तान जो 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का देश, अब तो 135-137 करोड़ की आबादी है, उसकी सीमाओं के सिकुड़ने के संघर्ष को लेकर हम जूझ रहे हैं। कश्मीर के संदर्भ में, जो कश्मीर हमारा था उसका 1/3 भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में चल रहा है। कहां फर्क रह गया? थोड़ा इस पर आप जैसा सैन्य विशेषज्ञ दृष्टि दे कि हमने वो साहस, हमने वो हौसला या हमने वो नीति नहीं अपनाई, क्यों? हिमांशु जी, ये सवाल इतना मिलिट्री का नहीं है जी। मिलिट्री में हमारी क्षमता है जी। हम ये तो 48 में भी थी कि हम पूरे पीओके को भी कब्जा कर सकते थे, हम तो विजय हासिल कर रहे थे जी। लेकिन ये निर्णय पॉलिटिकल है जी। सोचती है तो हालांकि हमारी रेजोल्यूशन है 1994 की कि हम पूरा कश्मीर लेके छोड़ेंगे जी, लेकिन वो निर्णय कब होगा, अभी तो हालात ही ऐसे हैं। लद्दाख को ले लीजिए, चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों को ले लीजिए, हालात बड़े फ्लूइड हैं, कहना मुश्किल जी। लेकिन जहां तक मिलिट्री का सवाल है वो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी क्षमता थी, क्षमता आज भी है कि अगर देश ये निर्णय लेता है कि हमें कश्मीर की समस्या इसको सुलझाना है, पूरे पीओके को काबू करना है, तो मुझे कोई शक नहीं कि मिलिट्री में वो क्षमता है। तो कादियान साहब कह रहे हैं कि हमारे में ये दम है, सैन्य स्तर पर अगर बात करें, पर फैसला तो राजनीतिक होना है, और जब राजनीतिक फैसले के संदर्भ में बात है तो वेद प्रताप वैदिक जी की टिप्पणी तो बनती है। तो वैदिक जी आप बताएं, इजराइल के संदर्भ में हम इतना स्तुतिगान करते हैं, इजराइल के संदर्भ में हमारे देश के वर्तमान राजनेता बखान करते करते नहीं लगाते हैं कि देखिए उस देश को, सीखिए उस देश से, पर जब स्वयं अमल का मसला है तो उसमें मौन है। क्या कहेंगे वैदिक जी आप? भाई मैं तो कहता हूं कि इजराइल का मामला हल हो सकता है जी। इजराइल को थोड़ा ज्यादा महत्व दे दिया जाए, फलस्तीन को थोड़ा कम दे दिया जाए जी, परिस्थिति को देखते हुए फलस्तीनी स्वीकार कर लें जी। लेकिन कश्मीर का सवाल भी ऐसा है कि जहां तक, जैसे कि जनरल साहब ने कहा, ऑक्यूपाई करने का सवाल है, ऑक्यूपाई हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन अभी जिस कश्मीर में हम हैं या जो कश्मीर हमारे साथ है जी, उसी को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो पाकिस्तानियों का कश्मीर लेके हम और मुसीबत क्यों मोल लें? जी। बेहतर ये होगा कि उस मामले में भी हम बैठ के बात करें जी। और बात शुरू हुई थी, अटल जी ने शुरू की थी, फिर मनमोहन सिंह जी ने शुरू की, और मुशर्रफ ने उस मामले में 4 सूत्री एक प्रस्ताव को स्वीकार भी किया जी। और जनरल मुशर्रफ से पिछले साल दुबई में मेरी लंबी बातचीत हुई इस मामले में जी। जनरल मुशर्रफ अब पहले के मुकाबले अब और भी नरम है और भी प्रैक्टिकल बात करने को तैयार है, और वो खुद कह रहे थे कि अगर आप भी इनिशिएटिव लें, मैं भी लूं, हम मिल के काम करें। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे देश में आपके बारे में इतना सख्त वातावरण है कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा तो मेरी भी धुनाई हो जाएगी, आप अपने बयान जारी करें, मुझे खुशी होगी, भारत आपका स्वागत करेगा। अगर आप कश्मीर के मामले को, यानी जो इस कश्मीर पे आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको जरा खोलें,
हमारे कश्मीर के साथ जोड़ें, विधानसभा में उनका प्रतिनिधि बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसको हम एक पुल बना दें तो बन सकता है, बशर्ते कि थोड़ी बातचीत हो इस मामले में, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश कम हो, और जो बात हमारे कश्मीर के सवाल पे लागू होती है, यानी हमारे और पाकिस्तान के कश्मीरों के सवाल पे लागू होती है, वही फलस्तीन के मामले में होती है, वही यरूशलेम के मामले में होती है। बैठ के बात करने से सब मसले हल हो सकते हैं। तो बैठ के बात करने से ही सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगा इस कार्यक्रम में, वैदिक जी, हाल फिलहाल में जो संघर्ष इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, इसके तुरंत समाधान की आपको उम्मीद है, या अभी कई और जानों के खोने का दृश्य देखने के लिए दुनिया को मजबूर होना है? ये अभी थोड़ा बहुत चलेगा जी। जब काफी नुकसान हमास का हो जाएगा जी, तो जो मुल्क हमास के पीछे उसको उकसा रहे हैं वो ढीले पड़ेंगे। वहां भी दिक्कतें हैं, ईरान में अभी चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, वहां भी दिक्कत, तुर्की के अंदर बड़े सिरदर्द खड़े हो रहे हैं। सारे लोग ये ठीक ठाक हो जाएंगे, जरा नुकसान ज्यादा कर देगा इजराइल, फिर शांति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इजराइल का दम ही बताएगा कि इस मसले का समाधान कब तक हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत की दृष्टि से ठीक नहीं हो रहा है, इस पर कोई संदेह नहीं। तमाम देश अपनी सुविधा के अनुसार समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत के लिहाज से जो समाधान खोजा जाना चाहिए वैसी कोई पहल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखें, दुनिया जो तमाम मौकों पर शांति की इतनी उपासना की बात कहती है, दरअसल शांति पर चलने की कोशिश कब करती हुई दिखाई देगी। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमें रामधारी सिंह दिनकर की प्रासंगिक पंक्तियां आज के मौजूदा संदर्भ में मिली हैं। युद्ध को लेकर हम बात तमाम कहते हैं, लेकिन कई बार युद्ध भी अवश्यम भावी होता है। इसी बात को कहते हुए रामधारी दिनकर हमसे कहकर गए कि युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुल संघर्ष की युद्ध तब अब तक विश्व में अनिवार्य है। तो ये जो उन्होंने विश्व में अनिवार्यता बताई है स्वार्थों के चलते, तो जिन स्वार्थों से हम मुक्ति लेंगे तभी इस युद्ध से मुक्ति भी हमारी नियति बनेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाजत।